गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे बेटा। यह है आपकी सोशल साइंस की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से ली गई है। और इस वर्कशीट में हम उत्तरी मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि जो भारत है उसको 6 भागों में बांटा गया था, तो उसी में से हम जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान, इनका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसे जलोढ़ कहते हैं, कि निक्षेप जमा से हुआ है। बेटा इसमें क्या, जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण किन से वजह, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं और इनकी जो सहायक नदियाँ वो अपने साथ बहाकर कुछ मिट्टी लेकर आती है, जिसे हम जलोढ़ कहते हैं। और वो जो मिट्टी होती है वो किनारों किनारों पर जमा करती चली जाती है। तो इन निक्षेपों से ही जो उत्तरी मैदान है उनका निर्माण हुआ है। मैं आपको मैप में दिखा भी देती हूँ कि उत्तरी मैदान कहाँ पर है। ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये सारा ये हमारा उत्तरी मैदान आता है, जो हिमालय पर्वत के नीचे जो हिस्सा है। हमने यहाँ पढ़ा था ना, हिमालय पर्वत यहाँ थी, यहाँ रेंजेस थी, और इसके नीचे ये उत्तरी मैदान है। यहाँ पर ये नदियाँ हैं, सिंधु नदी है, सतलज नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है, यहाँ गंगा नदी। तो ये इन नदियों के द्वारा जो भी निक्षेप आए हैं उनसे जमा होकर ये सारा एरिया बना है। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा है, और जो लंबाई है, जैसे हमने मैप में देखा, तो जो ये लंबाई जितना क्षेत्र है उसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। और जो चौड़ाई है ये जो है 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। उर्वरता से भरपूर, कृषि योग्य समतल भूमि, और जो ज़मीन है ये जो यहाँ की, वो बहुत ही उर्वरता से भरपूर है, मतलब बहुत उपजाऊ ज़मीन है। क्यों? क्योंकि जो नदियों का जो पानी जो है उसकी वजह से और जो मिट्टी बहा कर लेके आते हैं तो उसमें नमी बनी रहती है, और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है खेती के लिए। पानी की पर्याप्त उपलब्धता है यहाँ पर, नदियाँ हैं इतने सारी, और उनसे जो है सिंचाई के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध है, और पीने का जो पानी है, ये सारी पानी की बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी अवेलेबल है। अनुकूल जलवायु है, जो जलवायु है वो यहाँ की अनुकूल है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। और यातायात के सुलभ साधन, रेल, सड़क, हवाई जहाज़, ये जो प्लेन एरिया होने के कारण यहाँ पे जो यातायात के साधन है, रेल, सड़क जो है अच्छी बनी हुई है, आराम से सारी गाड़ियाँ चल सकती हैं उस पर, हवाई जहाज़ और ये सब अच्छे से, ये सारे यातायात के साधनों का इस्तेमाल इस एरिया में किया जा सकता है। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कैसी है, सघन है, कि लोग जो यहाँ पर ज़्यादा आकर बसना पसंद करते हैं, क्योंकि कृषि के योग्य भूमि है, पानी जो वो पर्याप्त मात्रा में है, जलवायु जो रहने के लिए और खेती के लिए दोनों के लिए अनुकूल है, यातायात के साधन भी है। इन सभी फैसिलिटीज़ की वजह से क्या है, रोज़गार भी अच्छा है, इसलिए लोग इस एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बेटा जो हमारे उत्तरी मैदान हैं इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पंजाब का मैदान, इसमें उत्तरी मैदान का ये पश्चिमी भाग है। तो हमने 4 दिशाएं बेटा पढ़ी हुई हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये वेस्ट, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो जो पंजाब का मैदान है, ये उत्तरी मैदान जो हमने मैप में देखा उसका कौन सा भाग है, ये पश्चिमी भाग, ये जो यहाँ का एरिया होगा वो। और ये किन नदियों के द्वारा बनाया गया है, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई गई है उसके द्वारा बना है। और यहाँ पे दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दोआब बेटा क्या होता है, जो 2 नदियाँ होती हैं उनके बीच का जो ज़मीन होती है, ये देखो जैसे यहाँ पे ये नदियाँ बह रही हैं 2, और इनके बीच का जो हिस्सा होगा बेटा ये होगा दोआब। तो 2 नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम दोआब कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा संख्या में दोआब है। उसके बाद है बेटा हमारा सेकंड गंगा का मैदान।
उत्तरी मैदान का मध्य भाग, अब जो ये उत्तरी मैदान है उनका जो बीच का भाग है उसे हम गंगा का मैदान कहते हैं। ये गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाई गई है। घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच की भूमि हरियाणा से पश्चिम बंगाल तक, और घग्गर और तीस्ता नदी के जो बीच की भूमि है वो इसमें आती है। इन तीनों को मैं आपको बेटा मैप की हेल्प से भी बताऊंगी। थर्ड है हमारा बेटा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ये क्या है, उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग, जो पूर्वी हिस्सा है उत्तरी मैदान का वो, और ये पूर्वोत्तर में फैला हुआ है, और ये ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया। मुख्य रूप से कौन सा है, असम। तो हम इसको अब मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये है हमारा पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन जो है अब सिंधु और की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारा जो एरिया ये सारा कौन सा हो गया बेटा, पंजाब प्लेन। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं और इनके बीच में क्या है, ये जो नदियाँ अलग अलग बह रही हैं इनके बीच में क्या है, ये सारा ज़मीन है। इसमें बहुत सारे दोआब हैं इस एरिया में, जैसे कि हमने पढ़ा कि दोआब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच के हिस्से को। दूसरा है बेटा हमारा ये गंगा के जो मैदान है, ये गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये जो है हमारा ये गंगा के मैदान है। उसके बाद तीसरा था बेटा हमारा ब्रह्मपुत्र के मैदान, तो ये ब्रह्मपुत्र का, ये ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया। ये तीनों प्लेन मैंने आपको यहाँ बता दिया, तीनों मैदान जो है उनको डिवीज़न बता दिया है। ये आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसका एक और डिवीज़न किया गया है बेटा आकृति विभिन्नता के आधार पर। इसमें अलग अलग इनको बांटा गया है। पहला है भाबर, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा भांगर क्षेत्र और चौथा है खादर क्षेत्र। अब बेटा हमने पहले पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, जो हिमालय उसको बांटा गया है 3 भागों में। सबसे ऊपर हिमाद्री था, उसके नीचे फिर हिमाचल था और सबसे नीचे था शिवालिक। इस तरीके से डिवीज़न हुआ था। अब जो बेटा ये हमारे पर्वत हैं, इनमें से जो नदियाँ बहकर आती हैं, जब तक ये पर्वत पे से ढलान से बह रही होती हैं तो ये बहुत स्पीड से बहती हैं, और जब ये समतल एरिया में आ जाती है तो उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। जब ये पहाड़ से बहकर आती हैं तो ये अपने साथ क्या करती हैं, वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर मिट्टी अपने साथ बहाकर लेकर आती हैं। जब ये ढलान से बहती है तो ये कंकड़ पत्थर जो इनके साथ ढलान से पूरी तेज़ी से बहकर आते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्लेन एरिया में प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं, ये जो पत्थर ये बहाकर अपने साथ लाती हैं वो वहीं पर जमा होने शुरू हो जाते हैं। जो हमारा प्लेन एरिया होता है उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये यहाँ पर जमा होते हैं तो इस एरिया में जो नदी होती है बेटा वो हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। दिखाई मतलब नदी होती है वहाँ पर लेकिन दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि इन पत्थरों के नीचे से बह रही होती है। इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर, जो ये नदियों के द्वारा निक्षेप यहाँ पर होता है इन पत्थरों का, ये जो एरिया बनता है इसको हम कहते हैं भाबर। अब भाबर क्या है, शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप, जहाँ नदियाँ नज़र नहीं आती। जैसे मैंने आपको बताया कि निक्षेप करते हैं वो पत्थरों को लाती हैं अपने साथ और वहाँ पे नदियाँ नज़र आनी बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पत्थरों के नीचे से बह रही है। तो इसकी चौड़ाई कितनी बेटा, 8 से 16 किलोमीटर। उसके बाद जब ये नदियाँ यहाँ से बहकर यहाँ पे ये जमा करती जाती है निक्षेपों को, उसके बाद बेटा आगे बहती है ये धीरे धीरे, और ये अपने साथ जो मिट्टी है, रेत के कण है, उनको लेकर आगे बढ़ती है। अब इस एरिया में जो ये निक्षेप होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं पीछे भाबर एरिया में, और जब ये आगे बहती है तो नदी हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंकड़ पत्थर नहीं होते, यहाँ पे मिट्टी होती है और यहाँ पर दिखाई देना शुरुआत हो जाती है नदी की। अब जो तराई है वो भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम व दलदलीय क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ पुनः निकल आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दोबारा दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जो घने जंगलों से भरा है। और यहाँ पर बहुत ही नमी और पानी की उपलब्धता की वजह से ये जो एरिया है तराई एरिया वो घने जंगलों से भरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा भांगर। पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका चबूतरा जैसी आकृति
बनाते हैं और अब बाढ़ द्वारा नए जलोढ़ का जमाव नहीं होता। यहाँ की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप मिलते हैं जिसे कंकड़ कहा जाता है। बेटा, जब नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लेके आती है, नदियाँ जैसे ये पानी में आ रही हैं, अपने साथ जो निक्षेप लेकर आती है बहा कर, जो भी मिट्टी है, तो वो यहाँ पर इस एरिया में जमा होती रहती है दोनों साइड पे, किनारों किनारों पे। जब कभी नदी में बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है बेटा, जैसे ये हमारी नदी बह रही है, अब इसमें जब बाढ़ आएगी तो जो एरिया है कितना हो जाएगा, वो बाहर तक पानी जाएगा यहाँ पे। अब जो अपने साथ वो बहा कर लेकर आएगी मिट्टी, उसे यहाँ पर जमा करती जाएगी इस एरिया में, दोनों साइड यहाँ पर जमा करेगी। अब धीरे धीरे जो नदी है वो अपने यहाँ पर जो मिट्टी जमा हो गई, धीरे धीरे जब बहती रहेगी नॉर्मल उसमें, तो वो और मिट्टी यहाँ पर जमा करती जाएगी यहाँ साइड साइड पर। लेकिन जब यहाँ पे जो जमा हुई मिट्टी पुरानी हो जाती है, पुराना जलोढ़, नई मिट्टी तो इधर किनारे किनारों पर जमा होती रहती है, लेकिन जो पुरानी मिट्टी होती है वो कहाँ होती है, दूर दूर तक, यहाँ दोनों साइड। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, भांगर। जो पुराना जलोढ़ होता है और वहाँ पर नया कोई जमाव नहीं हो पाता, इसे हम कहते हैं भांगर। और इसमें जो है कंकड़ भी मिलते हैं। उसके बाद है बेटा हमारा नेक्स्ट खादर। खादर में क्या होता है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया, नदियाँ जब बहती हैं अपने साथ नए निक्षेप, पुराने तो कहाँ होंगे, पुराने मैंने आपको बताया यहाँ पे भांगर जो है दूर दूर यहाँ पर होगा जहाँ पे कोई नया जमाव नहीं होता। लेकिन जो नदी अपने साथ नया जमाव करती है, ये किनारे किनारों पे जो उपजाऊ मिट्टी को जमा करेगी, इसको हम कहते हैं खादर। और ये क्या होती है, उपयुक्त होती है किसके लिए, खेती के लिए। तो यहाँ पे बेटा हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है, किन्हीं 3 नदियों का नाम लिखिए। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखेंगे, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के निम्न कारण हैं। उर्वरता के भरपूर कृषि योग्य भूमि, कि वहाँ पे कृषि योग्य भूमि है जो बहुत उपजाऊ है। दूसरा, वहाँ पे पानी की जो पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है सिंचाई के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। तीसरा, अनुकूल जलवायु है, जो जलवायु है वो खेती के लिए भी और हमारे रहने के लिए भी बहुत ही अनुकूल है। और यातायात के सुलभ साधन है। तो इन वजह से यहाँ पे जो जनसंख्या वो ज़्यादा बसी होती है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ के निक्षेप से हुआ। तो बेटा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की और इनके सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है, उसके जमा होने से उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा, तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा रहता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बेटा, तराई क्षेत्र में पूरा साल नमी बनी रहती है और पानी की उपलब्धता होती है जो वनस्पति के लिए उपयुक्त है, इसलिए ये भाग घने जंगलों से भरा रहता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि ये उपजाऊ क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे बेटा, खादर से तात्पर्य उस भूभाग से होता है जो कृषि की दृष्टि से बेहद उपजाऊ होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र नदियों के आसपास होते हैं। यहाँ नदियों में आने वाली बाढ़ का पानी निरंतर पहुँचता रहता है। अब देखो बेटा, जो खादर भाग होता है वो कैसा होता है, कृषि की योग्य भूमि होती है वहाँ पे, क्योंकि इन नदियों में जो है बाढ़ आने की वजह से ये पानी, बाढ़ का जो पानी निरंतर वहाँ पहुँचता रहता है और जो मिट्टी उसके साथ बहाकर लाई जाती है वो बहुत उपजाऊ होती है। और दिल्ली में स्थित ऐसा खादर इलाका है यमुना खादर, तो यमुना नदी है उसके आसपास का जो एरिया है वो कौन सा है, यमुना खादर, जो कि एक खादर इलाका है और बहुत ही उपजाऊ एरिया है। तो
बेटा यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हैव अ गुड डे बच्चों, बाय बाय।